नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने कैप्टन एडमंड और कैप्टन एगेन्यू के बारे में देखा था, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक थे। उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनके समय में हुए विद्रोहों को भी हमने देखा था। ठीक है, आज हम उन्हीं के आगे देखते हैं कैप्टन हंटर के बारे में। कैप्टन हंटर के बारे में इतनी जानकारी है कि इन्होंने 1825 में इस क्षेत्र में शासन किया था ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में। ठीक है, उनके आगे कैप्टन सैंडीज आते हैं, जिनका शासनकाल 1825 से 1828 तक रहता है ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में। इनके समय में दो महत्वपूर्ण चीज़ों की शुरुआत की गई थी। पहले तो डाक तार व्यवस्था का शुरुआत किया गया था किसके समय में? तो सैंडीज के समय में। तो सैंडीज में सैंड आ रहा है, सेंड करना मतलब भेजना। तो आप क्या भेजते हो उस समय? तो व्हाट्सएप मैसेज, मैसेंजर, फेसबुक ये सब तो था नहीं ना। तो उस समय क्या लिखते थे? पत्र लिखा था करते थे। पत्र किससे भेजते थे? डाक से। तो डाक से सेंड किया जाता था। तो सैंडीज के समय में डाक तार व्यवस्था, ये याद रखना। क्या सैंडीज के समय में डाक तार व्यवस्था थी? ठीक है, ये आपको याद रहेगा। फिर इन्होंने ताहूदारी प्रथा की शुरुआत की थी। ताहूदारी प्रथा की शुरुआत की थी। ताहूदारी प्रथा जहाँ कहाँ लागू किया गया था? तो 1826 और 1828 में ताहूदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? कैप्टन सैंडीज के द्वारा। अब ये ताहूदारी प्रथा होती क्या थी, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऐसा क्षेत्र समझ लीजिए जहाँ थोड़ी भी मात्रा में कृषि नहीं होती, मतलब बहुत ही ज़्यादा बंजर भूमि रहती है। तो जो बहुत बड़ा ज़मींदार है, जिनके पास पैसे हैं और जो उस क्षेत्र में कृषि के लिए उसको योग्य बना सकते हैं, उनको दिया जाता था ऐसी बंजर भूमि को, और ताकि वो लोग उस क्षेत्र को कृषि के लिए उपजाऊ बना सके। तो उसे ही ताहूदारी क्षेत्र बोला जाता था। तो सबसे पहले सैंडीज ने ही ताहूदारी क्षेत्र का निर्माण किया था, जिसमें लोरमी और तारेंगा को बोला जाता है। तो लोरमी 1826 में और तारेंगा 1828 में बना था। और ये दोनों कहाँ है? तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, ये रायपुर परगने के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो सैंडीज के समय में सेंड करने वाला चीज़ क्या था? डाक। तो डाक तार की शुरुआत की गई। साथ में ताहूदारी प्रथा शुरुआत की गई लोरमी और तारेंगा में। ठीक है, इनके समय समझौता होता है, जैसे कि एगेन्यू के टाइम में देखा कि उन्होंने बस्तर और जयपुर के मध्य जो संघर्ष था, उसे विवाद था, उसे सुलझाया। तो वैसे ही आगे चल के इनके समय में भी होता है, बस्तर, कांकेर और जयपुर करद राज्यों के बीच। बस्तर, कांकेर और जयपुर करद राज्यों के बीच विवाद को समझाता है। करद राज्य मतलब कर देने, जहाँ से उनको कर की प्राप्ति होती है, टैक्स। तो करद राज्यों के बीच समझौते को सुलझाता है, समझौता कराता है। उनके बीच जो भी विवाद रहता है उनको। बस्तर और करौद, जो कि कालाहांडी क्षेत्र है आपके उड़ीसा में, जमींदारी का विवाद इन्हीं के सामने आया था, इन्हीं के समय में आया था सामने। तो जो इनके समय पहले तो बस्तर और जयपुर का चल रहा था। इसके समय में इनके पहले वाले जो थे अधीक्षक एगेन्यू के समय में, तो उन्होंने सुलझा दिया था। इनके बाद बस्तर और करौद के मध्य जमींदारी का विवाद चालू होता है। ठीक है, इनके समय में, तो सैंडीज के समय में। ठीक, और इन्हीं के शासनकाल में अंग्रेजों और रघुजी तृतीय के मध्य समझौता होता है। समझौता क्या होता है? 13 दिसंबर 1826 को समझौता किया जाता है। क्या समझौता? कि अब जो रघुजी तृतीय वो थोड़े वयस्क हो जाते हैं, तो उनको ना शासन सत्ता संभालने से पहले, संपूर्ण अधिकार देने से पहले ये करते हैं कि कुछ क्षेत्रों में आप शासन करो, कुछ क्षेत्रों में आप शासन करके दिखाओ। आप, हमें लगेगा कि आप पूरे तरीके से परिपक्व हो गए हो, तो हम आपका साम्राज्य क्षेत्र वापस कर देंगे। तो ये जो सैंडीज रहते हैं, उन्हीं के समय में ये समझौता होता है। तो ये आपको याद रखना है, किसके मध्य? रघुजी तृतीय और अंग्रेजों के मध्य में। ठीक, तो मैंने क्या क्या बताया है? इनका जो था 1825 से 28 तक शासन था। सेंड करने वाला चीज़ डाक था, तो डाक तार व्यवस्था प्रारंभ किया। साथ में ताहूदारी लाया लोरमी और तारेंगा में। फिर
फिर इसके समय में विद्रोह आता है बस्तर और करौद का। करौद जो कि कालाहांडी के नाम से जाना जाता है, आज उड़ीसा क्षेत्र में आता है। तो वहाँ की जमींदारी का जो विद्रोह इसके सामने आता है। और साथ में ये बस्तर, कांकेर, जयपुर और बस्तर जैसे करद राज्यों के मध्य जो विवाद चलते रहता है उसको सुलझा देता है। तो ये था। साथ में इसी समय में अंग्रेज और रघुजी तृतीय के मध्य में समझौता भी होता है। क्या समझौता था वो भी बता दिया मैंने। फिर अन्य प्रशासनिक कार्य क्या करता है, जिसे इससे पहले एगेन्यू ने सारे न्यू काम कर दिए थे। तो सैंडिस क्या इंग्लिश नाम है, सेंड करना, भेजना, हिंदी में भेजना बोलते हैं, इंग्लिश में क्या है सेंड। तो सेंड आ रहा है मतलब सरकारी कामकाज के लिए क्या अंग्रेजी आ रहा है, तो अंग्रेजी माध्यम बना लेते हैं। सेंड अंग्रेजी का वर्ड है, तो ये अब काम काज के लिए माध्यम अंग्रेजी का उपयोग करता है। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम का यूज़ करेगा सरकारी कामकाज के लिए सैंडिस। ठीक है। फिर सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार सौंपे गए थे। इससे पहले जितने भी अधीक्षक आए उनको पास केवल ना असैनिक अधिकार होते थे। जितने भी सैनिक अधिकार है वो शासक के पास होते थे। मुख्य जो नागपुर में था, तो आग्रह करके गए थे, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं जो एडमंड है वो आग्रह करके गए थे कि आप आने वाले अधीक्षकों को सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार की जो उनके अधिकार हैं सौंपे जाएगा। तो उस प्रकार से जो सैंडिस है, कैप्टन सैंडिस, वो पहले अधीक्षक रहते हैं जिन्हें सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार सौंपे गए थे। ठीक। फिर 1 मई 1828 को ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया, मतलब अंग्रेजी कैलेंडर को लागू किया, जो कि हिंदुओं और मुस्लिमों में प्रचलित जो वर्ष थे उनके स्थान पर आया था। अब मैंने क्या बोला कि जो सैंडिस था अंग्रेजी में नाम है, तो अंग्रेजी में सरकारी कामकाज को चालू किया। साथ में अंग्रेजी कैलेंडर को भी मान्यता देता है। ठीक है, जो कि हिंदी और मुस्लिम जो कैलेंडर थे उनके स्थान पर आता है। साथ में पहला अधीक्षक था जिसे असैनिक और सैनिक दोनों प्रकार के अधिकार सौंपे गए थे। एगेन्यू की तुलना में अधिकार संपन्न था। एगेन्यू की तुलना में ये क्या था, अधिकार संपन्न था। वही मैंने बताया इससे पहले के जितने भी थे, एडमंड हो गया, एगेन्यू हो गया, उनके पास केवल असैनिक अधिकार थे, लेकिन इसके पास सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार आ जाते हैं। तो इतना ही था आपके कैप्टन सैंडिस के बारे में। ठीक है। फिर इसके आगे हम देखते हैं कैप्टन विल्किंस। ये भी केवल 1828 में ही शासन करता है, इसी की जानकारी मिलती है। इसके आगे क्रॉफर्ड आता है। तो क्रॉफर्ड के बारे में बताया जाता है कि ये अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक रहता है और इसी के साथ ही ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति हो जाती है। कहाँ, छत्तीसगढ़ क्षेत्र या जो भी मराठा का क्षेत्र था उनके अंतर्गत। ठीक है। इनका 1828 से 30 तक था शासन। अब जिस प्रकार से सैंडिस के समय में सत्ता को लेकर समझौता हुआ था, किसके बीच में, रघुजी तृतीय और अंग्रेजों के बीच में, तो उसी के फलस्वरूप आगे क्या करता है, और जब सही रूप से सुचारू रूप से संचालित करने लगता है, एक योग्य शासक के रूप में अंग्रेजों को दिखने लगता है कौन, रघुजी तृतीय। तो वो आगे चल के कैप्टन क्रॉफर्ड के समय में, जो कि ब्रिटिश अधीक्षक रहते हैं, उनके समय में 27 दिसंबर 1829 को संधि की जाती है। और वो जो संधि थी, जो पहले सहायक संधि थी, उसी के अनुसार कि भोसला शासक के साथ एक संधि हुई, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ का प्रशासन भार पुनः भोसला शासक रघुजी तृतीय को दे दिया जाता है। ठीक है। तो ये था। और रघुजी तृतीय द्वारा जो नियुक्त अधिकारी रहते हैं वो इस शासन को, मतलब इस जो संधि था उसको स्वीकार करते हैं और इस सत्ता को अपने हाथ में लेते हैं। उनका नाम क्या रहता है, तो कृष्णराज अप्पा। ठीक है। अब अप्पा देखना, जब ब्रिटिश नियंत्रण आया था तो भी अप्पा था, अप्पा साहेब। अब ब्रिटिश नियंत्रण हटता है, जब वापस से मराठों को उनकी सत्ता स्थानांतरित की जाती, तो उस समय भी अप्पा रहता है। ये कौन रहता है, तो कृष्णराज अप्पा। ठीक है, याद रखना है। अब भोसलों को सत्ता का हस्तांतरण कब तक हो जाता है, तो 6 जून 1830 को संपन्न हो जाता है उनका हस्तांतरण। ये याद रखना है। ठीक। तो क्या क्या देखा हमने, कैप्टन क्रॉफर्ड जो थे अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक थे, जो ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत थे, और इन्हीं के साथ ही ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति हो जाती, कहाँ, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में या फिर मराठों के अंतर्गत। अब इनके समय में सत्ता का हस्तांतरण किसको हो जाता है, तो मराठों को हो जाता है। मराठों में भी किसको, तो रघुजी तृतीय द्वारा जो नियुक्त अधिकारी रहता है कौन, कृष्णराज अप्पा, उसे दे दी जाती है। किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये आपको याद रखना है। और पूर्ण रूप से जो सत्ता हस्तांतरित की जाती है वो है 6 जून 1830। आपको डेट के साथ याद रखना है, 6 जून 1830। ठीक है, 6/6/30 ऐसे करके संपन्न हुआ था। ठीक। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, कैप्टन सैंडिस के बारे में देखा था। सैंड से डाकतर व्यवस्था चालू की थी, ताहुद्दरी आई थी प्रथा, लोहरमी और तारंगा को बनाया था 26 और 28 में। ठीक है। साथ में बस्तर और जो करौंद या कालाहांडी क्षेत्र है, वहाँ जमींदारी की जो विवाद थे इन्हीं के समय में आया था।
और उसके अलावा इसने बस्तर, कांकेर और जयपुर राज्यों के बीच विवाद को संपन्न करा दिया था, सुलझा दिया था। इन्हीं के शासनकाल में रघुजी तृतीय और अंग्रेजों के मध्य में समझौता हुआ रहता था कि कुछ क्षेत्रों में आप पहले शासन करके दिखाइए करके, ठीक है। अन्य प्रशासनिक कार्य क्या करते तो अंग्रेजी कैलेंडर ला देता सैंडिस, सरकारी कामकाज का भाषा कर देता है अंग्रेजी, ठीक, ये आपको याद रखना। और इसको सैनिक असैनिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि ये जो था एगेन्यू के तुलना में अधिकार संपन्न था, मतलब इससे ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे। फिर इसके आगे कैप्टन विल्किंस आता है, 28 में बस शासन करता है। फिर 28 से 30 तक अंतिम शासक क्रॉफर्ड रहता है, जो कि अंतिम रूप से यहाँ ब्रिटिश अधीक्षक रहता है, और इसी के दौरान ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति हो जाती है, यही सब मैंने आपको बताया। और अंतिम रूप से 6 जून 1830 को सत्ता का स्थानांतरण हो जाता है। कौन लेता है तो कृष्णाराज अप्पा लेता है, जो कौन रहता है रघुजी तृतीय द्वारा नियुक्त अधिकारी, ठीक, इतना आपको याद रखना। तो ये था आपके ब्रिटिश अधीक्षकों के बारे में। पिछला लेक्चर ये लेक्चर मिला के मैंने कवर करा दिया है, आप दोनों लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट आपका एगेन्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका जो था टॉपिक थोड़ा लंबा बन गया था पिछला वीडियो, तो आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे ईयर याद करने की बात है तो ईयर को आपको प्रॉपर डेली याद करना पड़ेगा। अंतिम 2 डिजिट को याद करते आप चलेंगे तो आपको पूरा ईयर याद होने की संभावना है। तो आप रोज़ देखिएगा इस टेबल को, जो विद्रोह का टेबल है, कब हुआ कैसे हुआ, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है तो फिर भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब इसके आगे हम पुनः मराठा शासन, भोसला शासन के बारे में पढ़ेंगे। अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।